Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त की अपनी स्पीच में बोला था कि जीएसटी के अंदर काफ़ी बड़े बदलाव होने वाले हैं। जीएसटी रेट्स में काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर कटौती करी जाएगी। अब दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर जो जीएसटी काउंसिल थी उसकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें यहाँ पर उन्होंने बताया अलग अलग चीज़ें जो आपकी सितंबर 22 से सस्ती होने जा रही हैं। एक्चुअली आप नोटिस कर पाएंगे, पहली बात तो यही है कि यहाँ पे दो रेट जीएसटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 5% का और 18% का। साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, तो आपकी जो सिन गुड्स होती हैं जैसे आपका टबैको हो गया, आपकी और लग्जरी आइटम जैसे आपका बड़ी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, याच, उनके ऊपर आपका 40% आपका रेट का आपका जीएसटी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं कुछ आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपके कमी हुई है। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि जैसे आपके हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, ये पहले 18% के अंतर्गत थे, अब ये 5% हो गए हैं। तो आपके जो डेली एसेंशियल्स थे ना, उनमें कमी करी गई है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, तो यहाँ पर भी जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से 18% था, अब उसको 0% कर दिया गया है। थर्मामीटर को भी 18% से 5%। उसी तरह से एजुकेशन की दोस्तों बात करें, आप लोग भी जैसे आप कोई इंडिया का मैप वगैरह खरीदते होंगे, है ना, तो उसके ऊपर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब वो 0% लगेगा। तो आप अपने जो दीवारों के ऊपर अपने मैप्स वगैरह लगाते हो, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड का मैप, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी। बाकी पेंसिल वगैरह लेते हो आप, है ना, आंसर राइटिंग करने के लिए, वो सब भी आपका 12% से 0% पे चला जाएगा। नोटबुक्स वगैरह के ऊपर भी 12 से 0% कर दिया गया है। इरेजर के ऊपर पहले 5% था, अब वो 0% कर दिया गया है। और भी चीज़ें हैं जैसे आपके एसी सस्ते हो जाएंगे, ठीक है, 28% से 18% जीएसटी आ जाएगा। टीवी भी सस्ता हो जाएगा, 32 इंच से ऊपर वाला 28% से 18% रहेगा वो। एंड बाकी इस तरह से डिश वॉशिंग मशीन वगैरह भी आपकी सस्ती होती हुई देखने को मिलेंगी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, थ्री व्हीलर व्हीकल्स के ऊपर, मोटरसाइकिल्स के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर भी कमी करी गई है कुछ हद तक। एंड इसके अलावा किसानों के लिए ट्रैक्टर के जो टायर्स, पार्ट्स वगैरह होते हैं या ट्रैक्टर होते हैं, वो भी अब 5% के अंतर्गत आएंगे। आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, इनके ऊपर आपका 5% लगेगा। तो आप क्लियरली नोटिस कर पाओगे कि काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आपको यहाँ पे कमी होती हुई देखने को मिलेगी। हेल्थ रिलेटेड जो सेक्टर है ना, उनको भी काफ़ी हद तक यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो जब एक बार फाइनली 22 सितंबर आती है, तब हमें और डिटेलिंग इसकी पता लग जाएगी कि हर किसी चीज़ के ऊपर कितना कितना परसेंट है। तो बस आपको एक थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया इन चीज़ों के बारे में होना चाहिए। बाकी जीएसटी काउंसिल क्या है, ये तो हमने स्टैटिक में काफ़ी डिटेल में चीज़ें पढ़ ही रखी हैं। दोस्तों, डेट है आज की 4 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आप सबको बता दूं कि कल यानी कि 5 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे। एंड इस टीचर्स डे के मौके के ऊपर आपको सभी हमारे यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर अप टू 70% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अपने आप को इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमारे सामने है वो है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। दोस्तों, अगर आपने यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखे हों तो आपने रियलाइज किया होगा कि बोर्ड्स इस तरह के जो होते हैं ना, जैसे टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं। कहाँ पर हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें इनके बारे में यूपीएससी ने पहले भी पूछी हुई हैं, तो हमें भी उस तरह से अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। एक्चुअली पता क्या हुआ कि 2 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड कोकोनट डे। तो भारत के अंदर भी हमने फिर सेलिब्रेट किया, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया। एंड तो थोड़ा इसके बारे में समझेंगे, इस बोर्ड के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक कानून से बनी हुई बॉडी है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। दोस्तों, नॉर्मली अगर हम बाकी बोर्ड्स की बात करें ना, तो आपने उनमें देखा होगा कि वो मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, बट नॉट इन दिस केस। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत जो है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ही आएगा। साथ में ही इसके हेडक्वार्टर्स आपको कोची, केरला के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसके बहुत सारे रीजनल आपके ऑफिस हैं, जैसे बेंगलोर के अंदर इसका आपको ऑफिस देखने को मिल जाएगा, चेन्नई के अंदर है, गुवाहाटी के अंदर है, आपका पटना के अंदर भी है इनफैक्ट इसका कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का आपका रीजनल ऑफिस, बट हेडक्वार्टर्स आर इन कोची, केरला। साथ ही साथ इसकी एस्टेब्लिशमेंट आपको 1981 के अंदर हुई थी। देखो, ये जो डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए जाते हैं ना, इनका पर्पस बहुत ही सिंपल होता है।
कि हमारा जो ओवरऑल इंडस्ट्री है ना, जो कोकोनट इंडस्ट्री है, वो और अच्छे से प्रॉस्पर करे और वो बेहतर डेवलप हो। हमारे बहुत सारे किसान होते हैं, उनको अलग अलग तरह की एडवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ही देता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चीज़ें दी जाती हैं। कोकोनट के लिए इंसेंटिव प्राइस हो गया, ठीक है ना। कोई और कैसे कहीं ना कहीं कोकोनट की मार्केटिंग को हम बेहतर कर सकते हैं, हम क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोकोनट को और कहाँ कहाँ, कोकोनट वाटर, मिल्क, ऑयल, एक्टिवेटेड कार्बन, कॉयर बेस्ड प्रोडक्ट, इनमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे देखना पूरा का पूरा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का ही यहाँ पे काम होता है। तो ये कुछ बातें थी। एंड लास्टली, हमारा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस जो होती है ना, जो कोकोनट के साथ लिए काम करती हैं, उनका प्रमोशन भी सीडीबी ही यहाँ पे देखता है। तो ये कुछ बातें थी कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका भारती इनिशिएटिव। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। भारती स्टैंड्स फॉर भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। देखो, एक तो बात आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं बात हुई है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की, और दूसरा वर्ड है एक्सपोर्ट वाली चीज। तो इसके लिए ना हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, आपने सुना होगा एपिडा के बारे में, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। दरअसल में उसके द्वारा, एपिडा के द्वारा आपका ये जो भारतीय इनिशिएटिव है लॉन्च हुआ है। एपिडा मैंने पहले भी आपको बताया था, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपको देखने को मिलती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पे काम करती है। एंड इसका काम ना, जैसे नाम में है ही है कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट यहाँ पे करना है, तो वही सारा काम इसका एपिडा का यहाँ पे रहता है। अब इसने जो भारतीय इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया है ना, इसके माध्यम से 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को ये मदद करेगा, ठीक है ना, ताकि ये जो स्टार्टअप्स हैं ये और बड़े हो पाए। एंड उस वजह से आप नोटिस करेंगे कि इन स्टार्टअप्स की मदद से इनोवेशन आएगा एंड हम काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा इस भारतीय इनिशिएटिव का फोकस रहने वाला है। तो ये जो प्रोग्राम होगा, जैसे मैंने बताया एपिडा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है, वही इसको देखेगा। साथ में आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे मदद करेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एग्री फूड एक्सपोर्ट है वो $50 बिलियन पहुंचे बाय 2030। इसके लिए ज़रूरत है कि इस तरह के स्टार्टअप्स इनोवेशन करें, चाहे वो एग्री फूड प्रोडक्शन के अंदर हो, प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग वगैरह के अंदर। तो इस तरह से 100 स्टार्टअप्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सितंबर 2025 के ऑनवर्ड्स 3 महीने की उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। आपके जो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो प्रोडक्ट्स होते हैं हाई वैल्यूड, उनके ऊपर फोकस रहेगा। और आपके ऑर्गेनिक फूड्स, सुपर फूड्स हो गया, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, आपके आयुष, ठीक है, आयुर्वेद, या उन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे मोस्टली मेरा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा, तो डेफिनेटली एआई से हम यहाँ पे क्वालिटी चेक कर पाएंगे कि क्या जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं किस तरह की उनकी क्वालिटी है। ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रेसेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी एनेबल्ड आपकी कोल्ड चेन रहेंगी एंड एग्री फिनटेक आपके सॉल्यूशंस। तो प्योरली आप देख पाओगे कि जो हमारा मेंस का टॉपिक भी है ना, ई टेक्नोलॉजी इन द यूज ऑफ एग्रीकल्चर, वो क्लियरली आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो भी एक्सपोर्ट की समस्याएं थी, चाहे वो प्रोडक्ट का खराब हो जाना समय से पहले, ठीक है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, लॉजिस्टिक पैकेजिंग के जो भी इश्यूज आते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पे ये भारतीय इनिशिएटिव के माध्यम से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड इस तरह से देश भर के जो अलग अलग स्टार्टअप जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आएगी। दिस इज द भारतीय इनिशिएटिव बाय एपिडा। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है दैट इज योर एक्साइज मैत्री। पहली बात तो जब भी एक्साइज इस तरह से आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से देशों के बीच में एक्साइज है। तो दोस्तों ये जो है ना आपकी एक बायलेटरल मिलिट्री एक्साइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो इन दोनों देशों के बीच में होती है। तो इस बार की जो एक्साइज है वो 1 सितंबर को यहाँ पे स्टार्ट हुई है एट मेघालय, ठीक है। 2006 में यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्साइज स्टार्ट हुई थी। तो इस तरह से भारत और थाईलैंड में ये पर्टिकुलर आपकी एक्साइज होती है। एंड इसमें फोकस मेजरली ये रहता है कि हम पीस एंड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करें। खासकर जैसे थाईलैंड जो कंट्री है ना, वो आपका साउथ ईस्ट एशिया में आती है एंड दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक के अंदर जो भी आज के समय डिफरेंट डिफरेंट तरह के काउंटर टेररिज्म के थ्रेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे इसका ज़्यादा फोकस आपका रहता है। साथ में ही इस बार का जो एडिशन है वो सेमी अर्बन टेरेन के अंदर जो काउंटर टेररिज्म है उसके ऊपर मेजरली यहाँ पे फोकस करता है। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के माध्यम से इंडिया और थाईलैंड साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन करेंगे, ज्वाइंट टेक्टिकल ड्रिल्स होंगी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की कैसे प्लानिंग करनी चाहिए वो सब चीज़ें होंगी। एंड साथ ही साथ
कैसे रेडिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन साथ में मिलकर करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे कवर्ड हैं। सो दिस इज योर एक्सरसाइज मैथ 3 बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। अगला जो टॉपिक हमारे सामने है वो है आपका कपास किसान ऐप। थोड़े आज एग्रीकल्चर के टॉपिक थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअली कपास जो हम बोलते हैं ना वो कॉटन को बोलते हैं, और आपका ये जो कपास किसान ऐप है ना, ये कॉटन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस आपका बढ़ा देगा, काफ़ी बेहतर कर देगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। होता पता क्या है, किसानों को बड़ी समस्याएं आती हैं कि किस तरह से वो कॉटन को सेल करें। ठीक है, क्या समय के ऊपर पेमेंट आएगी, प्रोक्योरमेंट सेंटर तक किस तरह से पहुंचे, कई बार लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं प्रोक्योरमेंट के समय के ऊपर। तो क्या कोई तरीका है उन चीज़ों को रिजॉल्व करने का? आंसर इज यस, वो है ये पर्टिकुलर ऐप। अब होगा क्या, इस पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से किसान सबसे पहले तो खुद को सेल्फ रजिस्टर कर लेंगे। और एक्चुअली में ना ये जो ऐप बनाई गई है ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर है, तो किसानों को समझने के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनके वर्नैकुलर कंटेंट के अंदर यहाँ पर इस ऐप को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। तो किसानों को अपनी आधार लिंक डिटेल्स डालनी होंगी, अकॉर्डिंगली उनका अकाउंट बन जाएगा। फिर अकॉर्डिंगली ना प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर वो अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं, तो प्री शेड्यूल कर सकते हैं कि किस टाइम कॉटन डिलीवरी होगी। तो लंबी लंबी जो लाइनें उनको केवल देखनी पड़ती थी, लगानी पड़ती थी, अब उनको नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि उनका स्लॉट ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। फिर जब उन्होंने कॉटन बेच दी है गवर्नमेंट एजेंसीज को, तो पेमेंट कितने टाइम बाद आएगी, तो पूरा ट्रैक जो होगा पेमेंट का वो रियल टाइम के अंदर वो यहाँ पे देख पाएंगे। तो किस इस तरह से आप कह सकते हो कि किसानों के लिए, हमारे जो गांव के अंदर जो किसान हैं उनके लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी गई हैं कि आराम से आप सेल्फ रजिस्टर करिए। तो जो भी पहले दिक्कतें आती थी, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी की थी या डिले की थी, या फिर कई बार एक किसान को सेल करना पड़ता था जिसको हम डिस्ट्रेस सेल बोलते थे, कि वो नहीं चाहता सेल करना इतने कम दाम के ऊपर, वो वेट करना चाहता है। प्लस एट द सेम टाइम ना, अभी तक ना एक बड़ी समस्या इस सेक्टर में ये भी है, वो है बिचौलिए या मिडल मैन की समस्या। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐप है ना, ये डायरेक्टली आपको सरकार के साथ यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो मिडल मैन की समस्या जो थी, या जो मिडल मैन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कई बार किसानों का खा जाते थे, अब वो चीज़ कम हो जाएगी इस ऐप के माध्यम से, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे बना दिया गया है। तो ये बात भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारे सामने वो है पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ पावर ऑफ साइबेरिया 1 के बारे में। दरअसल में ना, यहाँ पे देखना, दिस इज योर कंट्री रशिया, एंड नीचे वाली साइड आपको यहाँ पे चाइना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब रशिया से चाइना किस तरह से गैस रिजर्व्स जो हैं उनको आपका ट्रांसमिट किया जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे ये पाइपलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये गैस पाइपलाइन है। तो पावर ऑफ साइबेरिया जो पहली वाली थी ना, तो वो ये वाली आपके यहाँ पे आपको पाइपलाइन देखने को मिल जाएगी। ये क्या है, ये वाला रीजन है आपका ईस्टर्न साइबेरिया। ठीक है, ईस्टर्न साइबेरिया से आपके जो गैस रिजर्व्स हैं इस गैस पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जो चाइना है, यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आप लोकेशन जानना चाहो, इट्स नेम इज ह्योलिनजियांग। ठीक है, यहाँ के लिए आपकी पावर ऑफ साइबेरिया 1 आपकी ऑपरेशनल है सिंस 2019, एंड हर साल ये आपका 38 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर ये गैस सप्लाई करती है टू चाइना। अब कहा जा रहा है कि इसको 44 बिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पे साल भर के अंदर यहाँ पे ये सप्लाई कर पाएगी, और इसका पुराना नाम है अल्टाई पाइपलाइन। बट एनीवेज, ये तो थी कौन सी, आपकी पावर ऑफ साइबेरिया 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि रशिया और चाइना ने एक एमओयू और साइन किया है, जिसके माध्यम से पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी जाएगी। ये देखना यहाँ पे, ये पावर ऑफ साइबेरिया 2 मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज पावर ऑफ साइबेरिया 2। अब यहाँ पर ये कौन सा रीजन है, ये वेस्ट साइबेरिया है, एंड दिस इज योर नॉर्दर्न चाइना। एंड दोनों देशों के बीच में यहाँ पर एक और देश पड़ता है जिसका नाम है मंगोलिया। तो इस पावर ऑफ साइबेरिया 2 के अंदर रशिया तो है ही है, बीच में मंगोलिया है, एंड आपकी गैस पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर चाइना तक यहाँ पे जाएगी। ठीक है ना, तो नोटिस कर पाओगे आप यहाँ पे कि ये जो आपकी पावर ऑफ साइबेरिया 2 है, ये लगभग 50 बिलियन क्यूबिक मीटर हर साल यहाँ पर गैस आपका जो है गैस पाइपलाइन के माध्यम से हम यहाँ पे ट्रांसमिट कर पाएंगे। अब ये पाइपलाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट बड़ी हो जाती है। क्यों? एक तो लोकेशन तो हमने समझ ली, पर आप नोटिस कर पाओगे कि जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं रशिया सोच रहा है कि यार एक काम करते हैं, कहीं और दूसरे देशों को कुछ ना कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे भारत को काफ़ी ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो गैस है वो आपका यहाँ पे चाइना को एक्सपोर्ट करी जा रही है। तो यूरोप के ऊपर
जो पहले यूरोप बहुत ज़्यादा रशिया से गैस खरीदता था, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे रशिया चाइना को बहुत सारी गैस यहाँ पे बेच पाएगा। तो कहीं ना कहीं रशिया भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के यहाँ पे निकल के आ रहा है। यूरोप के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो रही है। चाइना के लिए अच्छी बात यह है कि उसको सस्ते या कम अफोर्डेबल दाम के ऊपर काफ़ी लंबे समय के लिए आपका जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो आपका यहाँ पे मतलब उसके इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी एंड लंबे समय तक उसका जो गैस सप्लाई है चाइना को यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है ना। प्लस एट द सेम टाइम अभी जो कोयले के ऊपर डिपेंडेंस है चाइना की वो कम हो पाएगी, तो क्लीन एनर्जी की तरफ वो यहाँ पे बढ़ पाएगा। बाकी दोस्तों बीच में आपका मंगोलिया देश भी पड़ता है, तो मंगोलिया यहाँ पे ट्रांजिट फीस यहाँ पे अर्न कर पाएगा कि अगर मान लो रशिया से चाइना गैस जा रही है ना, तो बीच में मंगोलिया है, तो मंगोलिया को भी कुछ पैसा अर्न करने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं दुनिया में ये दिखा रहा है कि आज के समय रशिया और चाइना की जो दोस्ती है वो बिल्कुल शिखर के ऊपर चली गई है। ठीक है ना। यूरोप की बार्गेनिंग पावर यहाँ पे कम हो रही है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो दुनिया भर में आपको कम देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो एक तरह से ये जो पूरा यूरेशिया है ना, ये आज के समय कोर हब बन चुका है आने वाले समय के एनर्जी ऑर्डर के अंदर। तो दिस इज पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन, जिसके बारे में हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है दैट इज डिक्लाइन ऑफ ग्रासलैंड बर्ड्स इन नीलगिरीज। देखो नीलगिरीज के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप सदर्न इंडिया में आओगे ना, तो आपको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इसके जो ट्राई जंक्शन आपको देखने को मिलता है ना, यहाँ पर आपको नीलगिरी हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट, सदर्न वेस्टर्न घाट्स के अंदर। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज डोडा बेटा, ठीक है, वो टालेस्ट पॉइंट है इस रेंज के अंदर। और यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत ही फेमस आपको स्पीशीज जैसे नीलगिरी तहर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लॉयन टेल मकाओ, ठीक है, इसके अलावा नीलगिरी पिपेट, इसको हम डिस्कस भी करेंगे अभी। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ से मेजरली कावेरी रिवर फ्लो करती है एंड उसकी जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज जैसे भावनी, काबिनी, वो भी यहाँ से फीड करती हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया को। तो ये कुछ बातें थी। बाकी यहाँ पे आपको शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा इसके रिगार्डिंग, और ये एक अपने आप में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। ठीक है। अब एक्चुअल में ना काफ़ी लंबे टाइम से अगर हम बात करें कि क्या क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर, तो हमें यहाँ पे ये नोटिस करने को मिलता है कि आपके ग्रासलैंड्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में कमी आई है। जैसे 1848 में ना रफली 993 स्क्वायर किलोमीटर ग्रासलैंड का एक्सटेंट था, अब ये कम होके लगभग 201 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, तो लगभग 80% के अंदर कमी आई है। और जिस वजह से दो पर्टिकुलर स्पीशीज है यहाँ पे, नीलगिरी पिपिट और आपका मालाबार लाख, इनको हम स्टडी भी करेंगे। इनकी संख्या बहुत बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो 90% जो ग्रासलैंड बर्ड्स है ना, उनकी अबंडेंस यहाँ पे कम हो चुकी है। तो ग्रासलैंड के अंदर भी और ग्रासलैंड के बर्ड्स के अंदर भी बड़ा मात्रा में डिक्लाइन आया है। दोस्तों ग्रासलैंड में तो डिक्लाइन आया है, पर अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, उसमें डिक्लाइन नहीं है। फॉरेस्ट बर्ड आपके स्टेबल ही रहे हैं। 50% से भी ज़्यादा ऐसे फॉरेस्ट बर्ड्स हैं जिनकी पॉपुलेशन स्टेबल रही है। अब ऐसा क्या हो गया कि ग्रासलैंड के बर्ड्स कम हो रहे हैं पर फॉरेस्ट के बर्ड मोस्टली स्टेबल ही हैं? इसका रीज़न ये है कि एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, हम ग्रासलैंड्स को हटाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट काफ़ी हद तक यहाँ पे हमने मेंटेन करके रखे हुए हैं। दूसरी बात ये भी है, क्योंकि ग्रासलैंड हम खत्म करे जा रहे हैं, तो जो ग्रासलैंड की स्पीशीज होंगी वो कहाँ जाएंगी? वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपेंडेंट बर्ड्स की तरफ यहाँ पे जाएंगी। ठीक है ना। तो उनको रिप्लेस किया जा रहा है बाय द फॉरेस्ट डिपेंडेंट बर्ड्स। तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे समझनी है कि हाँ, ग्रासलैंड को हम पूरी तरह से यहाँ पे कंजर्व यहाँ पे नहीं कर रहे, ज़्यादा फोकस हमारा फॉरेस्ट और ट्री प्लांटेशन को कंजर्व करने के ऊपर ही है। अब मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर दो ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी मात्रा बहुत कम हुई है। एक है आपका नीलगिरी पिपिट, ये आपको केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका इसी एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। IUCN रेड लिस्ट के अंदर इनका जो स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने को मिलेगा। इनको मोस्टली आपके अपलैंड स्लोप ज़्यादा पसंद होती हैं, थोड़ी बहुत बुशेज और ट्रीज भी होने चाहिए। मेजरली आपका 1500 मीटर की हाइट से ज़्यादा के ऊपर, एंड 2000 के मीटर तो और भी ज़्यादा अबंडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये वैलीज के अंदर जो ग्रासेस होती हैं उनके ऊपर मेजरली फीड करते हैं, ग्रासेस हर्ब्स के सीड्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना। एंड मार्शी ग्रासलैंड के अंदर अपने ये नेस्ट बनाते हैं। आज के समय ग्रासलैंड्स को टी में कन्वर्ट करना, यूक्लिप्टस जो कि अपने आप में इन्वेजिव स्पीशीज हैं, ठीक है, बाकी और सिल्वर वेटल प्लांटेशंस वगैरह करना, ये सब कहीं ना कहीं वेटलैंड्स को खत्म, सॉरी ग्रासलैंड्स को खत्म कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई इनकी पॉपुलेशन में कमी आ रही है। दूसरा हमारे सामने जो देखने को मिलेगा, ये आपको मालाबार लाख आपको देखने को मिल जाएंगे। मालाबार लाख की अगर हम बात करें ना, तो इनके पेलर अंडर पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, बाकी अपर पार्ट जो है वो हैविली स्ट्रीक्ड है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, राइट।
एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, ये काफ़ी अकेले थोड़ा मतलब रहना भी पसंद करते हैं, पर ब्रीडिंग सीजन के समय के ऊपर यहाँ पर ये बाहर जाना भी ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्चुअली पता पॉइंट क्या है कि नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा अपने खाने की तलाश के लिए बहुत दूर जाना पसंद नहीं करते, ठीक है? और साथ ही साथ ये सेडेंटरी ब्रीडर बोला जाता है इनको। सेडेंटरी ब्रीडर का मतलब पता क्या होता है? कई बार ना आपने नोटिस किया होगा, कई तो होते हैं माइग्रेटरी स्पीशीज़ वगैरह, वो कई बार हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स भी ब्रीडिंग के लिए या और चीज़ों के लिए कहीं इधर-उधर जाते हैं। पर अगर हम बात करते हैं मालाबार लाख की, तो इनके केस में ऐसा नहीं है। ये जहाँ पर हैं अपनी ज़िंदगी भर उसी हैबिटेट के आस-पास ही रहेंगे, ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाते अपने लाइफ साइकिल के अंदर। मेजरली ये सीड्स के ऊपर यहाँ पे फीड करते हैं एंड इंसेक्ट्स वगैरह भी इनका मेजर आपका डाइट का पार्ट यहाँ पे होता है। इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिलेगा। बाकी ये जो आवाज़ करते हैं ना, छोटी-छोटी वेसल्स होती हैं, वो अपने आप में काफ़ी प्लेज़ेंट साउंड आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी ये ग्रासी फील्ड्स, रॉकी एरियाज़, ओपन लैंडस्केप्स के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो दीज़ आर योर मालाबार लाख। तो दोनों स्पीशीज़ नीलगिरी पिपेट और आपको मालाबार लाख, इनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ट्यूसडे को मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। एक तो ये था कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, वो कौन से एरियाज़ के साथ मोस्टली आपका एसोसिएटेड है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना इस रमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो एशिया के अंदर जिन लोगों ने काफ़ी अच्छी इंटीग्रिटी, सेल्फलेस सर्विस करी हो, उनको दिया जाता है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है डिजी लॉकर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट, तो क्या ये आरबीआई के अंतर्गत एक डिजिटल करेंसी वॉलेट है? नो। यहाँ पर आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट का एक्सेस दिया था, जिसके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर एंड एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पीएनजी की बात करें, पप्पुआ न्यू गिनी की, तो ये आपको साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलता है। तो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बाकी चौथे स्टेटमेंट की बात करें, तो उमंग प्लेटफॉर्म जो है, डेफिनेटली इसमें आपकी जो सरकारों की अलग अलग आपकी पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग आपके जो इनिशिएटिव्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सर्विसेज इसके द्वारा ऑफर करी जाती हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।